यस सो वेरी गुड आफ्टरनून। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हमें रिवाइज करना है लिमिट्स एंड उसके बाद हम रिवाइज करेंगे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स हो वो भी आप साथ साथ में पूछ सकते हो। लेट अस स्टार्ट विथ लिमिट्स। देखो बहुत इजी चैप्टर है, ऑलरेडी मैंने आपको एक बढ़िया सा चार्ट बना के दिया हुआ है, बस आपको इतना ही रेफर करना है। अगर आपने ये जब हमने सीखा था तब अटेंड किया है अच्छी से, तो इतना पढ़कर ही आपको सारी बात याद आ जाएगी और बराबर एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा स्टार्ट टू एंड बता दे रहा हूँ। तो लिमिट्स, सबसे पहले आपको इसमें बेसिक बात याद रखनी है कि x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a, दैट मीन्स x माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कहा आपको रीजन देना है जहां पर x माइनस ए आप कट करने वाले हो। तो क्योंकि x टेंड्स टू a है तो x माइनस ए 0 नहीं है, इसलिए कट हो सकता है। याद है ये रीजन देना? होप सो याद है। करेक्ट। फिर आपको जो लिमिट लिख के दी जाती है वो इस तरीके से लिख के दी जाती है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x। इस मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन as x towards x is tending towards a certain value, it can be a, मतलब a यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्क्वायर रूट, एनी नंबर। तो x can tend towards any number। जब x a की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये फंक्शन कौन सी वैल्यू की तरफ जा रहा है, ये हमें ये लिमिट दिखाता है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन यानी क्या? किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जैसे जैसे x किसी एक वैल्यू की तरफ जाता जाएगा। तो जब x सपोज x टेंड्स टू 6 है, तो जैसे जैसे x 6 की तरफ जाएगा वैसे वैसे f ऑफ x कितना होगा, ये होता है उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। ओके, अब ये लिमिटिंग वैल्यू ही आपको ढूंढना होता है। ये पूरे चैप्टर का जो पर्पस है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, तो लिमिटिंग वैल्यू आपको ढूंढनी है, वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपको ढूंढनी है। तो वो कैसे ढूंढी जाती है? तो वो ढूंढने के लिए ही आपको अलग अलग फॉर्मूला सिखाए गए थे। करेक्ट सर। जैसे लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकालने की बात आती है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चेक करना है कि वो जो फंक्शन दिया है वो कैसा दिया है। क्या वो समथिंग अपॉन समथिंग वाला फंक्शन है या फिर वो एक नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन से मतलब क्या है मेरा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये ऐसा अगर फंक्शन है तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ऐसे फंक्शन की लिमिट जब आपको इवैल्यूएट करने का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें x की जगह पे डाल देना है क्या, सीधा 4। आंसर भले ही कुछ आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, 0 आए, कुछ भी आए, वो जो भी आएगा आने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर फंक्शन ऐसा नॉर्मल है देन जस्ट पुट x इज इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन, तो आपको उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। ये पहली बात समझ में आई क्या सबको? होप सो। फिर अगर फंक्शन px अपॉन qx ऐसा आ गया, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग वाला फंक्शन आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 6, ऐसा कोई फंक्शन आपको दिख रहा है, या 2x माइनस 4, अभी के लिए ऐसा लेते हैं। तो जब आपको ऐसा फंक्शन दिखे तब क्या करना है, तो सबसे पहले आपने करना यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें x की जगह पे आपको a पुट कर देना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में x की जगह पे a पुट करके देखना है। मैं काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू a इन q ऑफ x। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो q ऑफ x में x की जगह पे a डालना है आपको। तो जैसे ही आप x की जगह पे a डालोगे, या तो हो सकता है q ऑफ a आपको 0 आता दिखे या फिर 0 आता नहीं दिखे। तो सर सपोज ये वाला फंक्शन जो आपने एग्जाम्पल के लिए लिया है उसी की बात कर लेते हैं। तो बताओ इसमें क्या आपको ये फंक्शन इसके जैसा दिख रहा है? हाँ, तो इसमें डिनोमिनेटर में पहले जाना है और x की जगह पे आपको डाल देना है कितना, 3। बोलो 2 3 जा कितना होगा, 6। 6 माइनस 4 कितना होगा, 2। क्या 2 0 है? नहीं। तो सर ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। बस डिनोमिनेटर में 0 अगर नहीं आ रहा है x की जगह पर, ये टेंड्स टू वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में डालने के बाद कुछ भी नहीं करना, वापस से जैसा मैंने आपको ये पहले केस में बोला वैसा ही जस्ट पुट x इज इक्वल टू a इन द होल फंक्शन, और जो आएगा वो आपका लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन का। जैसे इसको सॉल्व करके अगर आपको दिखाऊं तो 3 यहाँ पे x की जगह डालोगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 अपॉन 3 2 6 माइनस 4,
दैट इज 4/2, द आंसर इज 2। ये बात समझ में आई? आंसर इज 2 मतलब क्या कि जैसे जैसे x 3 की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये फंक्शन का वैल्यू कितने की तरफ जाएगा? 2 की तरफ जाएगा। ये इसका मतलब होता है। इसका करना क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी नहीं है। तो अगला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। हाँ, वो हम 12th में जरूर पढ़ने वाले हैं। 12th में हम उसका बेस लेने वाले हैं और फिर 12th का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वहां पर हम ये पूरा क्रिएट करेंगे कि ये कैसे यूज होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ सॉल्व कैसे करना है ये समझाया है, बाकी इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसका मतलब है, कहाँ ये जा रहा है एग्जैक्टली, ये क्यों बनाया आइजैक न्यूटन ने, वो सब हम 12th में डिस्कस करेंगे। आपको मत पूरी चांद की कहानी बताएंगे, चांद को देखकर बनाया था उसने, तो वो क्यों बनाया था, तो पूरा उसका एक छोटा सा एनिमेशन टाइप बनाया हमने, वो आपको 12th में हम दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने डिनोमिनेटर में x की जगह पे a डाला और अगर 0 नहीं आया तो बोलो वो क्या एक नॉर्मल फंक्शन है? हाँ, बस x की जगह a डालो, आंसर भले ही पॉजिटिव आओ, निगेटिव आओ, 0 आओ, कुछ भी आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट में आओ, क्यूब रूट में आओ, कैसा भी आओ। ये बात समझ में आ गई? चल सकता है आगे। अब अगर समझो आपने x की जगह पे डिनोमिनेटर में इसमें a डाला और वो आ गया क्या? 0। अगर वो आ गया 0 तो अब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 0 आया तो आपको करना क्या है? नाउ पुट x इज इक्वल टू a इन p ऑफ x। क्या करना है आपको? न्यूमरेटर में अब x की जगह पे a डालना है और देखना है न्यूमरेटर का क्या हाल है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है x की जगह पे a डालने के बाद, तो फिर आपको ये चेक करना है। तो जैसे ही आपने x की जगह पर a डिनोमिनेटर में डाला, 0 आया, अब न्यूमरेटर में भी x की जगह पे a डालो। अगर न्यूमरेटर में x की जगह पे a डालने पर 0 नहीं आता है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। आपके लिए मतलब स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट है कि यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती और आगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, वहीं पे उसको छोड़ दो, बाय टेक केयर कर दो। समझ में आ रही बात? लेकिन आपके क्वेश्चंस ऐसे कभी आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें मतलब ही नहीं रहा ना कुछ। तो ये वाली सिचुएशन आपको कभी नहीं आएगी कि आपका डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है पर न्यूमरेटर में 0 नहीं आ रहा है। ओके, प्रैक्टिकली ये नहीं आएगी, पर आई तो डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना है। अब अगर न्यूमरेटर में भी 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में x की जगह पे a डालने के बाद में वो 0 आया, तो डिनोमिनेटर के बाद न्यूमरेटर चेक करो, तो न्यूमरेटर में भी x की जगह पे a डाला, वो भी 0 आ रहा है। अब तो लिमिट पक्का इवैल्यूएट होगी, लिमिट विल इवैल्यूएट, लिमिट डेफिनेटली इवैल्यूएट होगी। अब कैसे होगी ये डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। कैसे होगी वो लिमिट इवैल्यूएट, तो ये डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। क्योंकि देखो ऑलरेडी आप दोनों जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे a डाल चुके हो और उससे आंसर दोनों जगह पे 0 आ रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना, सीधा x की जगह a डाल के जो आता वो आंसर, ऐसा भी आता तो आंसर 0 हो जाता तो भी चलेगा, वो सही है। जैसे जैसे x किसी वैल्यू की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमारा फंक्शन 0 की तरफ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, दोनों जगह पर जब अगर 0 आ रहा है तो मुझे बताओ लिमिट इवैल्यूएट तो पक्का होनी, पर कैसे होगी ये डिपेंड करता है उस फंक्शन पे, क्योंकि अब x की जगह पे a डाल के लिमिट इवैल्यूएट नहीं कर सकते, वो तो दोनों जगह 0 लेके आ जा रहा है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको दोनों जगह पर जब 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों जगह से वो 0 आने वाले रीजन को एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के हमारे पास कुल मिलाकर है 4 डिफरेंट फॉर्म्स, 4 डिफरेंट तरीके। ये फंक्शन टू फंक्शन अलग अलग तरीके बना दिए। फंक्शन ऐसा है तो फॉर्मूला यूज करो, फंक्शन ऐसा है तो फैक्टराइज करो, फंक्शन ऐसा है तो रैशनलाइज करो, और फंक्शन ऐसा है तो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से फॉर्मूलाज अप्लाई करो। तो पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। अगर आपको फंक्शन इसी तरीके का दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 3 या x टेंड्स टू 4, एनीथिंग x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, बहुत बार आपको फंक्शन ऐसा दिख रहा नहीं होगा बट उसको ऐसा बनाया जा सकता है। फंक्शन ऐसा दिख रहा नहीं होगा पर उसको ऐसा बनाया जा सकता है। तो अगर फंक्शन को ऐसा बनाया जा सकता है और आपने अगर ऐसा बनाया है फंक्शन को, तो ये फॉर्मूला वहां पर आप अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a
इसको एक्सपांशन क्या है, n इंटू ए रेस टू n माइनस 1। तो n मतलब ऑब्वियसली ये सेम होना जरूरी है, फिर a मतलब ये जिसको वो टेंस टू था और उसको वापस ये रेस टू n माइनस 1 आ गया आपका लिमिट का, उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा यहाँ तक हम कैसे पहुंचे वो समझा ना? पर सर पहले हमने इतना सब रामायण महाभारत किया है कि नॉर्मल फंक्शन है कि समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन समथिंग है, फिर डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 डाला है, वो जीरो सॉरी a डाला है, a का वैल्यू डाला है, वो 0 नहीं आया तो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं था, डायरेक्ट x की जगह a डाल के काम खत्म था। लेकिन वो 0 आ गया इसलिए हमने न्यूमरेटर में भी x की जगह a डाला है। अगर वो 0 नहीं आता तो फिर तो काम ही खत्म, वो डज नॉट डिफाइंड हो जाता, लेकिन वो भी 0 आ गया है तो मतलब लिमिट तो अब डेफिनेटली इवैल्यूएट होगी। अब उसमें हमें दिख रहा है कि ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें मिल गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। ये याद रहेगा? तो सर इसका टाइप का एक आधी क्वेश्चन तो ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेस टू 4 माइनस 5 रेस टू 4 अपॉन x माइनस 5। अब जब ऐसा दिखा तो तुरंत क्या फॉर्मूला पे जंप करना? क्या नहीं, पहले मैंने जैसे आपको सिखाया था वैसे ही करो। पहले आपने देखना है फंक्शन कौन सी कैटेगरी का है, वो वाली कैटेगरी का है कि ये वाली कैटेगरी का है, ये वाली कैटेगरी का है। फिर ये वाली कैटेगरी में पहला स्टेप क्या है, फिल्टर्स है ये सारे, जैसे आप इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स लगाते हो ना अच्छा दिखने के लिए, वैसे। सर हम ऐसे ही अच्छे दिखते हैं, हमें फिल्टर्स की जरूरत नहीं है, हमारे इतने फॉलोअर्स है, आपको क्या बताएं, बराबर ना? वेरी गुड। तो ऐसे ही रहो, पर मुझे ये बात बताओ, यहाँ फिल्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो पहला फिल्टर क्या है, फंक्शन कौन से टाइप का है। दूसरा फिल्टर क्या है कि आपका डिनोमिनेटर में x की जगह पे a डालने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा नहीं है तो टेंशन नहीं है, और अगर आ रहा है तो भी टेंशन नहीं है, आपको फिर न्यूमरेटर भी चेक करना है। जैसे आप न्यूमरेटर में x की जगह पे a डाल के चेक करोगे, अगर वो 0 नहीं आया, वाह 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 वाह, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर अगर वो भी 0 आ गया फिर तो लिमिट इवैल्यूएट होगी। अब लिमिट इवैल्यूएट कैसे होगी, तो उसके लिए 4 तरीके, तो उसमें से पहला तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो वो अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर आप उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n इंटू ए रेस टू n माइनस 1, दैट इज 4 इंटू 125 विच इज नथिंग बट व्हाट 500। तो आपका जैसे जैसे x 5 की तरफ जाएगा ये फंक्शन 500 की तरफ जाएगा। समझ में आती है इतनी बात? अच्छा ठीक है। इसमें देखो आप x की जगह पे 5 डालोगे तो नीचे भी 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा। अब एक बच्चे ने मेरे को सवाल पूछा था, मुझे याद आ रहा है वो, कि सर आपने कहा ये 5 और ये 5 सेम होना। अरे ये तो सिर्फ बोलने के लिए बोला था रे, ऐसा थोड़ी देखना होता है। तो समझो अगर सर इस 5 की जगह पे 4 आ गया और इस 5 की जगह पे 3 आ गया, अब तो सर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए यहाँ पे 5 होना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल बराबर, और बोलो कुछ, फिर मैं बाकी की गालियां मैं देता हूँ। तो वो बोले कि सर देखो आपके फॉर्मूला के हिसाब से ये ए और ये ए सेम होना चाहिए, अब ये अलग अलग आ गया, अब क्या करना आप बताओ। तो आप बताओ मुझे क्या करना, उसको कौन सी गाली दे? कौन सी नहीं सर, लिस्ट लिख के दो। इतनी बार समझाने पर भी अगर वो ये सवाल पूछ रही है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा मैंने, फिल्टर्स। पहले फिल्टर कौन सा लगेगा, फंक्शन कैसा है, समथिंग अपॉन समथिंग है। फिर अगला फिल्टर क्या लगेगा, डिनोमिनेटर में x की जगह a डालो। तो यहाँ जैसे ही आपने a डाला 5 माइनस 4 तो क्या आएगा, ये 1, ये 0 आया क्या, नहीं। तो ये 0 नहीं आया मतलब ये वाला केस हो गया ना। तो बस इसमें x की जगह पे a डालो, यानी x की जगह पे 5 डालो और सॉल्व करो, खत्म है डायरेक्ट। ये आगे जाना ही नहीं, तो ये फॉर्मूला तक पहुंचना ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला उसको अप्लाई करना ही नहीं है। समझ में आई बात? पक्का? अच्छी से। तो इसीलिए जिस आप जैसे बोल रहा हूँ वैसे करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पर देखो जिन्होंने चैप्टर अटेंड किया है उन्हें याद आ रहा होगा, जिन लोग को बहुत काम थे, अंबानी जी के साथ मीटिंग्स थी उनकी, एब्सेंट थे वो काफ़ी बार, है ना, तो उन लोग को दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ आप एब्सेंट मत रहा करो क्लास को। चलो आगे बढ़ूँ। हाँ अब ये बताओ, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे देना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस 27, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको इवेल्युएट करके दीजिए। बताओ पहला फिल्टर समथिंग अपॉन समथिंग है, हाँ। दूसरा फिल्टर डिनोमिनेटर में x की जगह 3 डालो, 3 क्यूब 27 माइनस 27 0 आया। तो ये वाला केस है कि ये वाला केस है, ये वाला सर वो वाला, तो वो वाला केस है, ठीक है। तो वो वाले में फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x की जगह 3 डालो, तो बोलो इसमें 3 स्क्वायर 9, 3 टू जा 6 एंड ये 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 9 माइनस 9 0। वाह, मतलब क्या ये वाला केस आया क्या, नहीं सर वो वाला आ गया। तो वो वाला आया तो लिमिट इवैल्यूएट होगी, लिमिट इवैल्यूएट होगी तो अब कैसे होगी, क्या यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई होते दिख रहा है, नहीं। तो फिर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे फैक्टराइज। फैक्टराइज में मैंने बढ़िया सी एक लाइन आपको लिख के दी है जो याद रखनी है आपको, वो वजह जिस वजह की वजह से दोनों जगह 0 आ रहा है उसे ढूंढो और उसे एलिमिनेट करो। तो सर वो वजह क्या होगी, हमें कैसे पता वो वजह, हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी वजह है और हम ये वजह कहाँ से ढूंढे, बस करो वजह। तो वजह हमेशा फिक्स रहेगी, अगर x टेंड्स टू 3 है तो x माइनस 3 ही वो वजह रहेगी। तो सर अगर x टेंड्स टू माइनस 2 है तो x प्लस 2 वो वजह रहेगी, पक्का 101% यही वजह रहेगी, दूसरी कोई वजह हो ही नहीं सकती। ग्रेट। तो सर वो वजह को ढूंढना है दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जैसे ही आपको वो वजह मिल गई उस वजह को आप करो एलिमिनेट यानी कैंसिल, और फिर आप x की जगह पे सीधा 3 डाल दो, आपका लिमिट इवैल्यूएट हो जाएगा इजीली। तो बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मेरे को डिनोमिनेटर में तो वजह मिल रही है क्योंकि ये 3 क्यूब लिखा जा सकता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, यही तो फॉर्मूला से नफरत है हमें। बोलो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है क्या। अब न्यूमरेटर में बताओ क्या करेंगे, तो सर -3 के फैक्टर्स -2 के लिए, तो -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 भी हो जाएगा, और -3 प्लस 1 जा -3 भी टाली होगा, तो ऑब्वियसली इधर होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, फिर x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। बोलो हाँ हाँ, since x tends to 3, x is not equal to 3, therefore x minus 3 is not equal to 0 and therefore we can cancel। ये तभी क्या, देखो आज तक तो आप ये ऐसे ही उड़ाते आए हो, लेकिन ये क्यों उड़ जाता है, क्योंकि x अगर 3 को इक्वल नहीं है तो फिर वो 0 0 नहीं है, और 0 0 रहा तो कैंसिल नहीं होता है, तो वो 0 नहीं आएगा इसलिए कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और अब बस x की जगह पे आप 3 डाल के डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि अब ये फंक्शन बन गया कैसा, ऐसा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। तो अब सीधा x की जगह 3 डालो और फैक्टराइज करके हमने लिमिट को इवैल्यूएट कर लिया सक्सेसफुली। समझा। बोलो फैक्टराइज में क्या करना होता है, वो वजह जिस वजह की वजह से दोनों जगह 0 आ रहा है उस वजह को ढूंढो और एलिमिनेट करो, और वो जनरली वजह क्या रहेगी, x माइनस 1। अंडरस्टूड, श्योर। अगर आपको वहां पे ना तो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना ही आप वहां पे फैक्टराइज कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से स्क्वायर रूट दिया हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 या x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन x माइनस 2। अब बताओ यहाँ पे वो फैक्टराइज हो पाएगा क्या, नहीं। आपको डिनोमिनेटर में तो वो वजह रेडी खड़ी है, वो बोले बस आप न्यूमरेटर में ढूंढो, मैं कट करके चले जाएंगे, लेकिन न्यूमरेटर में वो वजह ढूंढना पॉसिबल है क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉसिबल है ऐसा, ना, बहुत मुश्किल होगा सर। तो फिर क्या करें, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है क्या, कि आपको यहाँ करना पड़ेगा रैशनलाइज। जब भी स्क्वायर रूट्स आपको दिखे हमेशा याद रखिए वहां आपने रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइज कैसे करते, तो जो भी स्क्वायर रूट्स होंगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर।
जैसे ही आप ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आप पाओगे कि ऑटोमेटिकली वो वजह, जिस वजह की वजह से दोनों जगह जीरो आता है, वो वजह आपके सामने आने लगेगी, अपने आप आएगी वो वजह। थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा अलजेब्रा आपको लगाना पड़ेगा, एंड जैसे ही वो वजह आपको मिली उसको उड़ाओ और मिल जाएगी आपके फंक्शन की लिमिट। कितना आसान है, बोलो हाय ना, पक्का एवरीबॉडी, वेरी गुड। तो दैट वाज रैशनलाइज, और इन तीनों से काम हो जाता है नॉर्मल फंक्शंस का। लेकिन फंक्शन अगर लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल आ गया, जैसे एग्जांपल के लिए फंक्शन आ गया ऐसा a रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इसकी लिमिट निकालना है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? तो a रेज टू जीरो कितना आता है? 1। 1 माइनस वन कितना होगा? 0। और नीचे भी क्या आएगा? 0, बिकॉज x की जगह क्या डालना पड़ेगा? 0। तो दोनों जगह 0 आ रहा है, हाँ, डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, मतलब लिमिट तो इवैल्यूएट होगी। बट इसके लिए ना आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ना फैक्टराइज कर सकते हो, ना रैशनलाइज कर सकते हो, तो बचा क्या फिर? तो बचा कुछ भी नहीं। तो उन्हें आपको मदद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने विदाउट प्रूफ आपको कुछ फॉर्मूलाज दे दिए हैं विच यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड अप्लाई। तो a रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या आता है? लॉग ऑफ a, याद रहेगा। हाँ, तो अगर a की जगह पे समझो कभी आ गया e, तो e रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या आता है? लॉग ऑफ e, जो कितना आता है? 1। लॉग e हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, पक्का, एकदम अच्छे से, गुड। और सर अगर इसी फॉर्मूला को फिर हम आगे मॉडिफाई करें, मैंने आपको ये करके दिखाया है ऑलरेडी, आपको अगर याद हो तो, इस x को मैं उधर लेके गया था, फिर ये -1 उधर जाके +1 हो जाता है, और फिर ये जो x पावर है ये 1 अपॉन x हो जाती है, और लिमिट को हम उधर लेके आ जाते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेज टू इस x का रेसिप्रोकल अगर है, तो वो आउटकम क्या होता है? e। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू माइनस एक्स अपॉन 3, अगर ऐसा है, इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल विथ साइन अगर है, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा? बोलो e। ये याद रहेगा, पक्का। सर ये साइन माइनस क्यों ले लिया आपने ऊपर? तो ये एक्चुअली ऐसा है, फॉर्मूला में बीच में क्या है? प्लस। तो अगर यहाँ फॉर्मूला में बीच में प्लस लिखूं तो माइनस की साइन -3 को देनी पड़ेगी, बराबर। तो -3/x का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल होना, दैट इज -x/3। अंडरस्टूड, पक्का। हाँ, ये तो जिद नहीं करोगे ना आपकी x अपॉन -3 होना? ठीक ही बात है यार, कम ऑन, ठीक है ना। तो -x/3 या x/-3 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया आपको इसके जैसा, और ये आ जाएगा आंसर क्या? बोलो e। ये फॉर्मूला किससे बना है? ये इससे बना है। फिर से बना के दिखाओ एक बार, याद है? वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इससे ये कैसे बना ये करके कुछ करना नहीं है। बट मैं क्यों बताया था आपको? मैंने बताया इसलिए था कि अगर आपको ये याद आ जाता है, तो अगर ये याद नहीं आ रहा तो आप उससे ये डिराइव कर सकते हो एग्जाम में भी, बराबर है। हाँ, एंड फिर फाइनली फोर्थ फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आप इसको लॉग लगाओगे तो 1 अपॉन एक्स आगे आ जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो वो नीचे लिख दिया हमने x, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू log ऑफ e, एंड log e का वैल्यू कितना होता है? 1। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। अब इन चारों में से कुछ तो एक टाइप ऑफ फंक्शन आपको दिखेगा, क्या बनाना पड़ेगा, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको मिल जाएगा उसका लिमिटिंग वैल्यू, उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। ऐसे आप ऐसे फंक्शंस का लिमिट इवैल्यूएट करते हो। इन सब के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, क्या? कि लिमिट बड़ी फ्लेक्सिबल है। मतलब क्या? अगर दो फंक्शंस का एडिशन है और उन दोनों के एडिशन का लिमिट निकालना है, क्या मैं ये जो लिमिट है ये एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को अलग अलग बांट सकता हूँ? हाँ, और फिर उसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं या जो भी है फिल्टर्स लगाने के बाद वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दोनों के बीच में माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के बीच में डिवीजन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू एन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिमिट इस रेज टू एन में भी अंदर चले जाएगी। वो बोलेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी सी जगह दे दो, मैं बराबर उसके पास पहुंच जाऊंगी, एफ ऑफ एक्स के पास पहुंच जाऊंगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर समझो कभी ऐसा आ गया, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर भी डाल सकते हो? हाँ, वैसे हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा भी फंक्शन हो हम एक्स की जगह पे ए लिख देते हैं सीधा, मतलब ही हम ये सब कर रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? पक्का आ रहा है? अच्छे से आ रहा है?
चल सकते हैं आगे। हाँ सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आया और समझो ऐसा रहा जैसे 5 इंटू एक्स रेज टू 4, तो क्या ये 5 कांस्टेंट बाहर जा सकता है? हाँ, और फिर एक्स की जगह पे आप ए बी 2 4 जो भी वैल्यू बोलिए वो डाल सकते हो। हम इतना नहीं करते, हम तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, बट वो सब कैसे पॉसिबल है? तो ये जो लॉज मैं आपको दिखा रहा हूँ लिमिट्स के, इसकी वजह से पॉसिबल है। तो लिमिट बड़ी फ्लेक्सिबल है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लॉग के अंदर भी लिमिट डाल सकते हो आप, लॉग बड़ा सीमित है और लिमिट बड़ी फ्लेक्सिबल है। बात समझ में आती है? हाँ, ओके, एंड आई थिंक दैट इज इट अबाउट एवरीथिंग व्हाट वी हैव लर्नड इन लिमिट। बस एक छोटी सी बात और, ये मैं आपको बता देता हूँ, लिमिट ऑफ अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे को क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। तो लिमिट आपको चेक करनी है एक फंक्शन की, सपोज ये एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आपको चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 4 या लेस देन इक्वल टू 2, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 3, and it is x cube minus 22 ले लेते हैं, x cube minus 22 for x greater than 3, greater than equal to 3। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ x greater than 3, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ x less than 3। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लिख रहा हूँ, तो ग्रेटर देन 0 ऐसा समझ के चलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब ये जो फंक्शन है बच्चों, इस फंक्शन को कहा जाता है सिग्नम फंक्शन, जिसमें x की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन अलग अलग है। आपको ऐसे का वेन डायग्राम भी बना के दिखाया था मैंने, याद होगा तो, कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग है। यहाँ तक अलग था और फिर यहाँ से अलग ही रिलेशन चालू हो गया। तो हम उस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं फिर, कि जब तक x 3 से छोटा था तब तक हर इमेज एक्स स्क्वायर माइनस 4 से आ रही थी, प्री इमेज के एक्स स्क्वायर माइनस 4 से आ रही थी, और जैसे x 3 से बड़ा होने लगा तब एक्स क्यूब माइनस 22 से वो इमेजेस आने लगी। ऐसे ये फंक्शन का हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इसे सिग्नम फंक्शन कहते हैं। काफी अच्छी से मैंने आपको समझाया तो था, अब कितना ध्यान आपने दिया है और कितना रिवाइज आप करते हो उस पर भी डिपेंड करती है चीजें। ओके, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है, और अब बोल रहे चेक करो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लिमिट किसी भी फंक्शन की तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट। क्या बोला मैंने, समझ में आ रहा क्या? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट किया जाता है, कैसे? x रेज टू 3 माइनस। अच्छा, कौन से पॉइंट पर आपको ये लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं चेक करने बोल रहे? x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 पर हो सकता है एग्जिस्ट करे, पर x इज इक्वल टू 4 पर एग्जिस्ट ना करे। तो एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होती है, x टेंड्स टू 4 पे एग्जिस्ट कर जाए पर x टेंड्स टू 3 पे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, ये हो सकता है। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि कोई एक फंक्शन की लिमिट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर देगी तो आप सभी वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ये बात याद रहेगी, खूब सवाल। ओके, बाकी इसका कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। तो मैंने पहले आपको जो चार्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम की बात हो गई। ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ये नॉलेज पार्ट भी है, इसमें एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो तब एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल होती है। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ये कैसे पता चले? अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या? तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सर यहाँ पर अब कौन सा एफ ऑफ एक्स यूज करना है, ये वाला कि ये वाला? तो बच्चों ऑब्वियसली आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऊपर वाला। क्यों? बिकॉज ये कौन सी लिमिट आप निकाल रहे हो अभी? लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस, यानी क्या कि जब x 3 से छोटा है वो वाले फंक्शन की लिमिट पहले निकाल रहे। तो बताओ ये कितनी आएगी? तो सर ये तो सादा वाला फंक्शन है, सादे फंक्शन में क्या करते? x की जगह सीधा ये वैल्यू डाल देते। अब ये 3 माइनस, तो ये माइनस सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाकी ये -3 नहीं है। तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो मतलब x की जगह आपको सीधा सीधा 3 डालना है, तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4
बोलो ना 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 5। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, तो सर 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो अब यहाँ पे कौन सा एफ ऑफ एक्स यूज करें, तो ऑब्वियसली जहां पर 3 से बड़ा फंक्शन है, तो 3 जब x जब 3 से बड़ा हो जाता है तब क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इसका अब राइट हैंड लिमिट, इसका लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन एफ ऑफ एक्स, तो बताओ इसका लिमिट इवैल्यूएट करना है, तो x की जगह सीधा 3 क्यूब 27, 27 minus 22 is again 5, and since left hand limit and right hand limit both are equal, we say that the limit of this function exists and the value of the limit of this function is 5। ये समझ में आया क्या, आया ना, हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का मतलब होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन लेकिन आपको आया नहीं है, यहाँ पर ये एमसीक्यू में जरूर आपको पूछ सकते हैं कि क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही क्या। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैंने कैसे निकाला, कुछ बड़ी बात नहीं है, निकाला लिमिट वैसे ही है जैसे आपको मैंने ये चार्ट में सिखाया, लिमिट इवैल्यूएट वैसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन यूज होगा और राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन। वो कैसे डिसाइड होगा, तो जिस भी वैल्यू के लिए आपको फंक्शंस की लिमिट को इवैल्यूएट करने बोला है, x जब उससे छोटा है वो वाला होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज, और x जब उससे बड़ा है वो वाला फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट में यूज। बस बाकी सारा तामझाम सेम, बाकी आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी वैसी ही है, और वो दोनों अगर आ गई सेम तब आप कहोगे कि हाँ ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब बोलो लिमिट में आपको और कोई दिक्कत है क्या, जितना मैंने कहा उसके अलावा, तो जितने आपने बोला उतना हमको याद हो जाए तो बस है, इसके अलावा करना ही क्या है। इट वॉज वेरी इजी, ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं अब लोकस इन स्ट्रेट लाइन की तरफ चले जाऊं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस पे कोई एग्जाम्पल है जो आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो तो बिल्कुल बोलो, अभी कर देंगे, लेकिन जल्दी बोलो। कौन सा 7.1 का कौन सा एग्जाम्पल, 7.1 का कौन सा, पूरी एक्सरसाइज, एक कोई भी, तो फिर तो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। फिल्टर डालो ना इसमें, x की जगह डिनोमिनेटर में 3 डालेंगे तो 0 आ रहा क्या, नहीं, तो ये तो सीधा इवैल्यूएट हो जाएगा 3 + 6/3, दैट इज √9, √9 3/3 म्हणजे 1। अच्छा सेकेंड देखो, ऐसा बोलो ना फिर, ये वाला, यस ये देखो रे क्वेश्चन, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, प्लीज पे अटेंशन, एक्सटेंड्स टू 7, x - 7 और ऊपर क्यूब रूट ऑफ x - क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7। वेरी सिंपल। पहले मुझे बताओ क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला चेक करूँ या कुछ चेक करूँ क्या, नहीं, फिल्टर्स, फिल्टर्स। पहले बताओ ये नॉर्मल फंक्शन है कि समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन समथिंग, तो समथिंग अपॉन समथिंग में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले पहला माला बनाओगे कि ग्राउंड फ्लोर, अगर आप पहले पहला माला, ठीक है ना, हाँ, शादी करनी तो पहले लड़की पसंद करोगे कि बच्चों के नाम रखोगे, पहले लड़की पसंद करें, वही बात हो गई ना यहाँ पर। तो पहले फिल्टर नंबर 1 क्या हुआ, सुयश ने बोला, सुयश लगता बड़ा सीधा है पर है नहीं है, चल सुयश को देख के ऐसा लगता है बहुत इनोसेंट होगा, पर ठीक है। अब ये पहला फिल्टर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में x की जगह पे 7 पुट करेंगे, तो बोलो यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 - 7 क्या आ गया, ओहो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आया, तो अब क्या चेक करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर, तो आ जाओ पहले न्यूमरेटर में x की जगह 7 डालेंगे, बोलो क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 0, क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 2 क्यूब रूट ऑफ 7, पर 2 क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब न्यूमरेटर में भी क्या आ रहा है, जैसे ही x की जगह पे 7 डाला जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या आ रहा है, मतलब लिमिट तो इवैल्यूएट, अब कैसे होगी वो बात करनी पड़ेगी।
तो अब सर कैसे होगी वो बात करने के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला है, एक फैक्टराइज का ऑप्शन है, एक रैशनलाइज का ऑप्शन है। पहले बात कर लेते फैक्टराइज की। यहाँ देखो तो फैक्टराइज मतलब क्या, तो वो वजह जिस वजह की वजह से दोनों जगह जीरो आ रहा है वो वजह ढूंढो, उसे एलिमिनेट करो। क्या वो वजह यहाँ तो रेडी है? हाँ, लेकिन यहाँ से वो वजह ढूंढ सकते हो क्या आप? अगर ढूंढ सकते हो तो बढ़िया है, नहीं ढूंढ सकते हो तो फिर दूसरा कुछ ट्राई करो। तो रैशनलाइज, सर रैशनलाइज तो सिर्फ स्क्वायर रूट्स के केस में होता है, यहाँ तो क्या है, क्यूब रूट्स, तो रैशनलाइज का भी सवाल नहीं उठता। अब डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, क्योंकि तीन ही तो तरीके हैं, उसमें से दो तो हमने खत्म कर दिए, तो बचा एक ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन। सर पर वो यहाँ पे अप्लाई होता दिख नहीं रहा है, कैसे दिख नहीं रहा है बताओ? क्या मैं क्यूब रूट ऑफ, बताओ क्या मैं क्यूब रूट ऑफ x को x रेज टू 1/3 लिख सकता हूं क्या? और क्यूब रूट ऑफ 7 को भी 7 रेज टू 1/3 लिख सकता हूं क्या? ये पहले समझ में आना चाहिए। अब ये लिमिट्स में सिखाने वाली बात, ये मेरे सिखाने वाला काम, ये आप बचपन से सीख कर आए हो। अगर आप ये नहीं सीखे हो तो फिर आप गलत जगह बैठे हो और आप गलत काम कर रहे हो। आपने कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये सब काम के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए, बराबर है? क्योंकि ये तो बेसिक्स है। अगर बेसिक्स ही नहीं मालूम तो फिर आगे तो कोई दाल गलने वाली नहीं, ये बात याद रखें, ठीक है? ओके, तो सर x रेज टू 1/3 माइनस 7 रेज टू 1/3 इज इक्वल इंटू x रेज टू 1/3 प्लस 7 रेज टू 1/3। सर अगर मैं ये x माइनस 7 बांटना चाहूं तो बांट सकता हूं क्या? हाँ, तो सर ये x माइनस 7 डिनोमिनेटर है, बांट दू दोनों को। सर ऊपर प्रोडक्ट है, एडिशन नहीं, तो आपको अगर देना भी है तो ये किसी एक को आप दे सकते हो, दोनों को नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, ये इसको दे देते हैं। इसको देने से फायदा क्या होगा बोलो? x माइनस 7। सर अब हम ये लिमिट बांट देंगे, इसको अलग इसको अलग। क्या मल्टीप्लीकेशन में लिमिट बांटी जा सकती है? हाँ, समझ आ रही बात? यस। और बताओ यहाँ पे क्या आपको x रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्मूला दिख गया? हाँ, और इधर तो वैसे भी नॉर्मल फंक्शन है ये। अरे इधर तो नॉर्मल फंक्शन है। हाँ, तो क्या x की जगह सीधा 7 डाल देंगे? हाँ, तो ये तो डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट हो जाएगी और इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बोलो तो इधर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? n इंटू ए रेज टू एन माइनस 1। तो 3 बंदा 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो क्या ये -2/3 आ जाएगा? हाँ, इंटू इधर x की जगह 7 डालेंगे तो 7 रेज टू 1/3, सॉरी 7 रेज टू 1/3 प्लस 7 रेज टू 1/3 इज ट्वाइस 7 रेज टू 1/3। तो ये 2/3 तो इधर आ गया एक साथ। अब ये पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिख दूंगा +1/3। बोलो हाँ। तो -2/3 प्लस 1/3 तो -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3। -1/3 यानी क्या? रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर देंगे एंड 2/3 क्यूब रूट ऑफ 7, ऐसा आएगा आपका इसका लिमिटिंग। मैंने जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है तभी अलग तरीके से सॉल्व करवाया है, अभी मैंने और अलग तरीका बताया क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ रहा तो फिर ये आना चाहिए। मैंने लिमिट बांट दी, इसमें डिनोमिनेटर जो उसको दे दिया जिसके साथ काम का था वो, क्या फॉर्मूला बनना था, और ये तो कुछ काम का ही नहीं क्योंकि इसमें जीरो आ ही नहीं रहा, तो ये तो लिमिट अलग ले जाओ तो अलग से इवेल्युएट हो जाएगा सीधा सीधा, और यहाँ पे लिमिट इवेल्युएट होनी तो चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। आया क्या समझ? पक्का पूरा लिख के दिखाओ कि समझे ऐसा? अभी तो बच्चा समझ में आना चाहिए यार। और बोलो कोई सवाल हो तो। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। अगर आप सोचोगे कि इजीली हर चीज मिल जाए तो नहीं मिलेगी, यू हैव टू मेक इट हैपन। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और वो सभी के बस का नहीं है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन लगता है, उसके लिए सैक्रिफाइसिंग नेचर लगता है, उसके लिए खुद पे कंट्रोल चाहिए कि मैं टाइम पास नहीं करूंगा, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करूंगा, तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है आज के ज़माने में।
ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। 10 माले की बिल्डिंग से कूदने से भी डिफिकल्ट है कि खुद पे कंट्रोल करके अपनी स्टडीज को प्रॉपरली प्लान करके और ईमानदारी से पढ़ाई करना, रिवीजन करना, ये आज के डेट में बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स बचे हैं जो ऐसा कर पाते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं तो दे डू इट वेरी इजीली। कुछ बच्चे होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं तो वो कर लेते हैं हार्ड वर्क की वजह से। बाकी ज़्यादा बड़ा जो लॉट है वो बच्चे फंस चुके हैं मोबाइल की दुनिया में, गेम्स की दुनिया में, और उन्हें पता नहीं वहाँ से कैसे निकलना, और उन्हें निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सुनने की शक्ति भी नहीं रही है, समझने की शक्ति नहीं रही है। अगर मैं आपको बैठा के समझाऊँ भी कि आप जो अभी कर रहे हो ये आपको अभी मज़ा आ रहा है कि अभी आपकी कच्ची उम्र है, अभी आपको ये मज़ा आ रहा है, पर यही कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपको इससे बोर होने लगेगा, और फिर जब आप कुछ करना ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक सब कुछ निकल चुका होगा और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। पर ये समझने की उम्र आपकी अभी नहीं। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी समझ रहा है, आपको रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन इसको आप कंटिन्यू नहीं रख पाते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो आप इसको बस यहाँ से बाहर निकलोगे 1 घंटे बाद तो आप हवा हो गया, मैंने क्या बोला था, मोटिवेशन सब खत्म, और फिर आप वापस जैसे थे। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये इतना खतरनाक है, ये बीमारी है, ये मतलब ये कोविड वगैरह जो आया था ना उससे भी डेंजर बीमारी है, पर ये अभी नहीं समझ रही है। सून रियलाइज होनी शुरू होंगी, बच्चों को भी धीरे धीरे समझता है बाद में। तो जो भी अपनी पढ़ाई ईमानदारी से नहीं कर रहे, समझ जाओ, अभी भी टाइम है आपके पास, जल्दी समझ जाओ, प्लानिंग से काम करो, एंजॉय भी करो, सारी चीज़ें करो, मेंटल पीस रहेगा, आप मज़े से काम कर पाओगे, एंजॉय भी मज़े से कर पाओगे। नहीं तो बस सिर्फ एंजॉय हो रहा है, फिर यहाँ पेपर आपके खाली खाली पड़े है ना, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए, कुछ नालायक बच्चों ने आंसर लिखे नहीं टेस्ट में, कुछ कुछ बच्चों ने, उन्हें लिखा है तो कुछ बच्चों ने। तो ऐसे मत करो, ठीक है। अभी 11th आपका धक जाएगा, आपको अंदर की बात बता दो, आपको 12th में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बात हो गई है, मैंने लिस्ट भेज दी है क्लास के बच्चों की, ये सब बच्चे पास हो जाने चाहिए, पास हो जाएंगे हम, ठीक है। बस फिर तो अभी पढ़ाई नहीं करेंगे सर, मैंने ऐसा भी बोला है, जिसके पेपर खाली हो उसको फेल ही करना, उनको उनको समझ में आने देना कीमत। पर ये बहुत गलत है, अगर आप इस भरोसे हो कि आपको 11th पास कर ही दिया जाएगा तो मत रहो। मैं मजाक कर रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ, ये आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना ये सब बात को, ठीक है। चलो, लोकस इन स्ट्रेट लाइन पर श्योर, पक्का? हाँ, अगर आपको चाहिए कि सर हमारी हेल्प करो, हमको मोबाइल से छुटकारा दिलाओ, हमारी आदत सुधाराओ, तो मुझसे बात करो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। एक तो आपका फ़ोन ही ले लेंगे हम, पहली बात, और है ना, उसको कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करेंगे। यानी क्या कि आपसे फ़ोन डायरेक्ट छीन नहीं ले रहे, आपको यहाँ आना है, यहाँ जब क्लास चल रही है सामने मेरे बैठो, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको टाइम दे देंगे, जितना फ़ोन देखना है जी भर के देख लो, बाद में फ़ोन यहीं पे छोड़ के चले जाओ। देखो आपकी ज़िंदगी में नहीं परिवर्तन आया तो नाम बदल देना, करके तो देखो, फील लेके देखो। पर फ़ोन के बिना 1 सेकेंड तो जी नहीं सकते हो आप। फ़ोन गलती से कहीं रख दे तो मन विचलित हो जाता है कि क्या करूँ अभी, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। आपको सुधारना सुधारो, मैं चला आगे। और अब हम रिवाइज कर रहे हैं क्या? चलो, तो लिमिट्स के प्लीज आप आज ही जाके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूलाज जो मैंने आपको लिखवाए हैं फिर से एक बार रिवाइज करो, याद करो। कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते आ रहा हो तो बिंदास आके पूछो, और आ जाओ लोकस एंड स्ट्रेट लाइन पर। हाँ, तो लोकस एंड स्ट्रेट लाइन पहले रिवाइज कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम कोरिलेशन पर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। ऐसा भी एक रिक्वेस्ट है कि कोरिलेशन का एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा देना, तो एक एग्जाम्पल कोरिलेशन का सॉल्व कर लेंगे, विथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल हम कर लेंगे।
पहले लोकस इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर लेते और अपन फिर कल के लिए टेस्ट भी प्लान कर लेते। तो कल आप कौन से चैप्टर्स पे टेस्ट दोगे? तो कल एक काम करें, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन तो मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स में एक एक्सरसाइज तो बहुत इजी है और फिर एक ही एक्सरसाइज है जिसमें प्रॉपर्टीज है, उतना है आपको रिवाइज करना है। और लिमिट्स तो मैंने अभी जस्ट आपको रिवाइज करवाया, उसको आपको एग्जाम्पल देख लें। तो तीनों पे हम एक टेस्ट रख देते का 25 मार्क्स मैक्स, 25 मार्क्स मैक्स। हर एक टाइप ऑफ एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा बस। तो कल ये तीनों पे टेस्ट रख देते, मतलब अपने मैक्स 1 के लगभग टेस्ट खत्म। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का टेस्ट रखेंगे, उसमें मैं बराबर कवर कर लूंगा कि हर एक पे कितना कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, उस हिसाब से अपन प्लान करें। तो कल इस पे रख देते तीनों। ऑलरेडी हम सेट रिलेशन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहले टेस्ट ले चुके हैं, तो ये तीनों पे टेस्ट ले लेंगे तो अपना मैक्स 1 का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैक्स 2 में कौन से चैप्टर परसू लेने हैं वो देख लेते हैं। आई डोंट थिंक इन पर जरूरत है अब टेस्ट की। 5 वेरिएट पे, उसमें से काय स्क्वायर पे ले लेंगे एक आध एग्जाम। तो दिस दिस एंड दिस, मतलब ये 3 चैप्टर पे अपन ले लेंगे एक दिन छोड़ के, यानी कल एक टेस्ट होंगी, फिर एक दिन गैप रखेंगे, फिर उसके अगले दिन, मतलब आज क्या तारीख है 3, तो 4 कोई टेस्ट, फिर 5 और फिर 6। आपकी जब एग्जाम्स रहेगी तब आपको पूरा छुट्टी दे देंगी, तो आप 8-9 तारीख से आपकी कुछ एग्जाम चालू हो रही, 10 से चालू हो रही। तो ये टेस्ट होने के बाद अपन, अच्छा कल से अपन अकाउंट्स की रिवीजन चालू करेंगे। तो कल पहले आते से अपन 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे इन तीनों पर, 1 से 2, और फिर 2 से 3 अपन अकाउंट्स के चैप्टर रिवीजन चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ, और परसों फिर पूरा अकाउंट्स का रिवीजन रखेंगे। उसके अगले दिन मैथ्स की ये बचे हुए, मैथ्स 2 के बचे हुए 3 चैप्टर की टेस्ट ले लेंगे, एंड फिर बचा हुआ अकाउंट्स का सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। अकाउंट्स का सिलेबस जब अपन रिवाइज कर रहे होंगे तभी कोई भी एक चैप्टर का रैंडम क्वेश्चन मैं आपको निकाल के यहाँ पे दे दूंगा। टेक्स्ट बुक आपको कैरी करना है, सरप्राइज टेस्ट के जैसा वो रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने बोला कि ये सॉल्व करके दिखाओ, टेक्स्ट बुक में से काफ़ी होगा, उसमें सारी एडजस्टमेंट जो है मैं बदल दूंगा या बढ़ा दूंगा, तो वही टेस्ट पेपर हो जाएगा आपका, और उससे आप और सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देखो 11th में जितना अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, इतना कोई नहीं करवाता, फिर रिवीजन वगैरह तो कोई नहीं करता है, और टेस्ट वगैरह तो भूल ही जाओ। 11th में कोई नहीं करते, सब लोग बस ज़्यादा लाइटली लेते, पर मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करें। ये तो 11th है, पर 12th में तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर हमें सीरियसली करना है, क्योंकि वहाँ मुझे चाहिए कि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे क्लास का 100 में से 100 का। तो मैथ्स में भी 100 में 100 मिलाया हुआ है, आप में से एक की सिस्टर ने मिलाया हुआ है, और अकाउंट्स में भी 100 में 100 तो बहुत बच्चों को मिलता है। तो आपको भी वही टारगेट रहेगा और आपको भी वही अचीव करना है। और सबको करना है, कोशिश सबने करना है। आए ना आए मार्क्स वो अलग बात है, बट एटलीस्ट 95 प्लस तो मुझे सब लोग चाहिए, उतना तो बेयर मिनिमम है। अभी 11 की मैं बात ही नहीं कर रहा, 11 में तुम पास हो जाओ तो भी बहुत है, कि मेरे को मालूम है तुमने कैसी पढ़ाई की होगी, और तुमने क्या आज तक जितने बच्चे आए वो सब ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। पर 12th में, पर एक मिनट, पर फिर जो बच्चे यही कैरी ऑन करते हैं वो पछताते हैं, क्योंकि वो 12th में फिर ऐसे मार्क्स आएंगे कि उनको सादा बीकॉम में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। आप ये गलती मत करना, इतना याद रखो बस, ठीक है। फिर बताते हैं। आइए लोकस एंड स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करें, तो प्लीज डोंट टॉक। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है लोकस का। लोकस वर्ड सुनने में बड़ा अजीब लगता है, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड होगा, मैथमेटिकल वर्ड कुछ नहीं है, फालतू वर्ड है, एकदम सिंपल सा वर्ड।
लोकस मीन्स ऐसे पॉइंट्स का समूह, ऐसे पॉइंट्स का सेट जो कि एक सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, एक सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप, मतलब उसे कहते हैं लोकस। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया था जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था कि आप सबको अगर मुझे एक साथ बुलाना है तो मैं आपको 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स बुला करके मतलब आपको मैं नोटिफाई कर सकता हूँ वैसे। तो यू ऑल आर 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप सब एक लोकस हो और आपके लोकस की डेफिनेशन है 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, बराबर। यस, तो वैसे ही लोकस यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स का ग्रुप होता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स का सेट होता है जो एक सेम जियोमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल करने वाले सारे पॉइंट्स का ग्रुप उसे कहते हैं लोकस। अब ये जो लोकस होता है यानी वो जो सारे पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का एक इक्वेशन हमें बनाना होता है, उन सारे पॉइंट्स का एक इक्वेशन बनाना होता है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि x और y उसमें दो वेरिएबल आपको दिखेंगे, और अब वो जितने भी पॉइंट्स आप कह रहे हो कि उस लोकस में आते हैं वो सारे पॉइंट्स के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो कोऑर्डिनेट्स जब आप इस x और y में डालोगे तो ये इक्वेशन हर बार सेटिस्फाई होगा। ऐसा इक्वेशन उस लोकस का इक्वेशन होता है। लोकस का इक्वेशन यानी उन सारे पॉइंट्स का इक्वेशन। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसी चैप्टर में आगे बनाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है कि उस लाइन पे आने वाले जो अनगिनत पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जब आप उस इक्वेशन ऑफ लाइन में डालोगे तो वो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए वो इक्वेशन उस लाइन का इक्वेशन कहा जाएगा। मतलब ये लाइन एक लोकस है और लोकस का इक्वेशन हम बना रहे। तो अभी फिलहाल हम जनरल लोकस के इक्वेशंस बना रहे। तो इनके इक्वेशंस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको परफॉर्म करने। सबसे पहला स्टेप होता है कि लेट एनी पॉइंट P विथ कोऑर्डिनेट्स x एंड y बी एनी पॉइंट ऑन दैट लोकस। तो वो लोकस पे बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें से एक किसी पॉइंट का नाम हमने रख दिया Pxy। पर ये एक पॉइंट नहीं है, ये P ये कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स एक ही ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? होप सो आ रही है। ओके, तो सर लेट एनी पॉइंट Pxy बी द पॉइंट ऑन दैट लोकस। फिर सेकेंड स्टेप होगी आपको वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। जनरली वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्वेश्चन में क्लियरली दी रहेगी कि देयर आर पॉइंट्स सच दैट PA is equal to PB, मतलब they are equidistant from point A and point B। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ऐसे सारे पॉइंट्स का समूह। क्या ये वो सारे पॉइंट्स होंगे? दिख रहे हैं आपको? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो ये वो सारे पॉइंट्स है जो कि A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है। बोलो हाँ। हाँ, जो A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इन सारे पॉइंट्स के ग्रुप को, सेट को कहा जाता है लोकस। तो इस लोकस का इक्वेशन ढूंढना है। तो इस इक्वेशन को ढूंढने के लिए हमने क्या किया कि लेट बी एनी पॉइंट ऑन दैट लोकस बी Pxy, देन एज पर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन लेंथ ऑफ PA विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ PB। और फिर आप अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज यूज करो। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो PA और PB लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। तो आपको इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सभी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज हुआ था, एकदम वाहियात। ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर दो पॉइंट्स है A x1 y1 एंड B x2 y2, तो AB ये लेंथ कैसे ढूंढी जा सकती है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों को ब्रैकेट स्क्वायर, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इससे आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकते हो, जिसमें पॉइंट A इज x1 y1 एंड पॉइंट B इज x2 y2। तो x2 माइनस x1 करोगे, ब्रैकेट स्क्वायर करोगे, प्लस y2 माइनस y1 करोगे, ब्रैकेट स्क्वायर करोगे, आपको मिलेगी लेंथ PA। वैसे ही लेंथ PB भी आप ढूंढोगे, और फिर वो लेंथ P और PB की इक्वेशन में P जो है वो x और y कोऑर्डिनेट्स उसके, और A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो आप जब उसको स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स और सिंप्लीफाई करोगे तो x y के लैंग्वेज में आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वही इक्वेशन आपके लोकस का इक्वेशन रहेगा। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो, ये एक्सरसाइज का देख लो। तो Pxy भी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, और A एंड B ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कि ये जो सारे पॉइंट्स है लोकस के वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो PA इज इक्वल टू PB है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया,
डिस्टेंस फॉर्मूला करके स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स का, अंदर जो स्क्वायर्स थे वो एक्चुअल स्क्वायर्स किए और फिर इन्हें सिंप्लीफाई किया, जो प्लस माइनस चीजें कैंसिल हो सकती थी कैंसिल की, एंड वी गॉट द इक्वेशन ऑफ द लोकस। बात समझे? हाँ, इस एक्सरसाइज का जो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये जरूर 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 आप देख कर जाना। ये मैंने पूरा समझाया भी था और करवाए भी थे, ये भी वापस डिस्टेंस फार्मूला से ही हमने इक्वेशन बनाया था, ये था वो इक्वेशन रिक्वायर्ड लोकस का, उन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स है, तो यही आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, तो मतलब आप अच्छे से देख के जाइए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है आपको एग्जाम में, या इसके जैसा कुछ आ जाएगा, हो सकता है। ओके सर, फिर हमने लोकस का इक्वेशन तो ढूंढना सीख लिया, बोलो स्टेप्स याद रहेगी? अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, सभी में डिस्टेंस फार्मूला से ही काम होता है, तो एक बार जरा देखो जा करके, समझ आ जाएगा। कल वैसे भी आपको इस पे टेस्ट देना है तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, एंड देन हमने सीखा था क्या, अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम भी कभी कभी यूज करना पड़ता है, तो आपको ये भी याद रखना है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी यूज करना पड़ जाता है। ओके, और फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाता है, ए बी बी सी और ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो जान है इक्वेशन ऑफ लोकस की। फिर सेकेंड चीज हमने इसमें सीखी थी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, याद है आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या था? जो हम चेंज ऑफ ओरिजिन यूज करते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने के लिए या फिर कोरिलेशन निकालने के लिए, मतलब क्या, तो सर जब नंबर्स बड़े बड़े आ जाते हैं तो फिर हमें वो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ता है ना कोरिलेशन को फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर देते हैं। वो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब यही है, वो जो चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है वो इससे आया है, वो इसी से आया है। ओके, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में करते क्या है सर, ओरिजिन जो है वो अपनी जगह बदल लेता है, तो आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि अगर ओरिजिन अपनी जगह यहां से यहां जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 3,2 पर जा रहा है, तो ऐसे केस में जो हमारे पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट ए, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, इनके पुराने कोऑर्डिनेट्स थे 1 और 2, 4 और 4, तो इनके नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये बताओ। अगर ओरिजिन जगह बदल लेगा तो ऑब्वियसली उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे ना, तो आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके भी तो ढूंढ सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ पर ओरिजिन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया 3,2 पर, और आपका जो पहले पॉइंट ए था जिसके पहले कोऑर्डिनेट्स थे 1,2, अब नए ओरिजिन से बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर, -2,0 बराबर है। वैसे ही पॉइंट बी, पहला इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे 4,4, अब ओरिजिन चेंज हो जाने की वजह से इसके नए कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2, दिख रहा है आपको? हाँ, लेकिन सर अगर हमको ऐसा बार बार करना पड़े तो क्या इतना डायग्राम ड्रॉ करते बैठेंगे हम? नहीं, इसीलिए आपको हमने दे दिए थे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फॉर्मूलाज। क्या थे वो फॉर्मूला? कुछ भी नहीं, एकदम वाहियात, एकदम फालतू। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो फ्री के मार्क्स से परोस के दिए है, फटाक से उठा के खा लो इन्हें, पेट भर लो इससे। जिनको मतलब लगता है कि उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की तो ये उनके लिए बहुत छोटी चीज है, आया तो, लेकिन नहीं आया तो मालूम नहीं। तो इसमें पहले क्या याद रखना है कि स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर न्यू कोऑर्डिनेट्स, एंड एच एंड के आर न्यू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। ओके, और फिर फॉर्मूला आता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फॉर्मूला। आपको बस ये सेट याद रखना है, इससे फिर इधर उधर करके हम अलग अलग फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, जिसमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, और एच और के क्या है, न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो चीज आपको दे देंगे, जैसे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ बता देंगे, बोलेंगे नए वाले कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पुराने कोऑर्डिनेट के नए कोऑर्डिनेट्स बताओ ओरिजिन शिफ्ट होने से। तो आप क्या करोगे सर, ये एच को उधर और ये के को उधर भेज देंगे, तो ऑब्वियसली आप कैपिटल एक्स में से स्मॉल एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के, तो ये आप x माइनस एच करोगे, y माइनस के करोगे, आपको नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझा? पक्का? कुछ भी कर सकते हैं, ये ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स दोनों दे देंगे,
और आपको बोलेंगे कि आप अभी ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हुआ है वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के दिखाओ, तो आपको वो भी इधर से ढूंढते आने चाहिए। तो इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दो चीज दे दी है, तीसरी ढूंढने बोलिए, आराम से मिल सकती है। ये हुआ आपका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, याद आ रहा है थोड़ा। और फिर हमने इस पे बढ़िया सी एक्सरसाइज सॉल्व की थी पूरी की पूरी, जिसमें ज्यादातर तो हमने लोकस के इक्वेशन ढूंढे थे। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको लास्ट में हमने और बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि ओरिजिन कहीं पे शिफ्ट हो गया है नए पॉइंट पे, तो आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन हमने बनाया था। और इन्होंने ना पुराने लोकस के इक्वेशन दिए थे और बोला था कि क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो नए लोकस के इक्वेशन बना के दो। मतलब वो इक्वेशन भी तो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो उसमें करना क्या है, जो स्मॉल x दिया है उसकी जगह कैपिटल x+2, और जो स्मॉल y दिया है उसकी जगह कैपिटल y+2 आपको सिर्फ डाल देना है। दिख रहा है आपको ऐसा करा हुआ? हाँ, एंड फिर उसको सिंप्लीफाई करके ये नया इक्वेशन ऑफ द लोकस आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा याद आ रहा है? ये सब किया हुआ है हमने, एक्सरसाइज देखोगे तो याद आ जाना चाहिए। ओके, एंड फिर इसके बाद हमने शुरू किया था क्या, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट विच वॉज अबाउट लाइन। लाइन इज अगेन अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस। लाइन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस, मतलब सबसे इजीएस्ट लोकस लाइन है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस कौन है? लाइन। तो अब हम लाइन के पीछे पड़ गए थे, बराबर। हाँ, लाइन का इक्वेशन ढूंढना हम सीख रहे थे। लाइन का इक्वेशन ढूंढना हम सीख रहे थे, उसके कुछ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाए हैं जो हमें यूज करने होते हैं आगे भी। तो सबसे पहले तो लाइन इज ए लोकस बिकॉज स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन इज ऑलवेज सेम। तो लोकस के लिए देखो, लाइन बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर रखकर लाइन बनती है, बराबर है। हाँ, तो एक लाइन में अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनती है। और वो सारे अनगिनत पॉइंट्स ऐसे हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का आप स्लोप माप लो, वो हमेशा क्या आएगा? सेम। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप लाइन पर के, कोई भी दो पॉइंट्स, वो दोनों पॉइंट्स ऐसे रहेंगे कि उनके बीच का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो पॉइंट्स का स्लोप ऐसा है और दो पॉइंट्स का स्लोप ऐसा है, फिर वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। और समझ रहे क्या? हाँ, तो सर मतलब कोई भी दो पॉइंट्स एक लाइन पर के सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स एक लोकस है, बिकॉज लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। बोलो हाँ। हाँ, तो सर लोकस तो समझ में आ गया। अब ये लोकस है तो इसका इक्वेशन भी है, तो इसका इक्वेशन बनाना सीखना है। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें इसके ज्योमेट्रिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी स्लोप ढूंढना पड़ेगा। तो स्लोप ढूंढने के लिए आपको हमने पहले सिखाया था इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से कितना ऊपर उठी हुई है। तो जितना भी ऊपर उठी हुई है, तो वो जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के साथ, उसे कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ये होता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, करेक्ट। तो सर इंक्लिनेशन का स्लोप से क्या लेना देना? हमको ढूंढना स्लोप है, बिकॉज स्लोप इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ अ लाइन, बिकॉज लाइन इज अ लोकस। तो स्लोप इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ दैट लोकस। तो पहले स्लोप पता चलेगा तभी लाइन का इक्वेशन हम बना पाएंगे, करेक्ट। तो स्लोप ढूंढने के लिए इंक्लिनेशन ढूंढा। ये इंक्लिनेशन का tan वैल्यू इज व्हाट? स्लोप ऑफ द लाइन। तो देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए अगर आप इंक्लिनेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बस tan वैल्यू ले लो, आ गया आपके लाइन का स्लोप। और अगर आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करके स्लोप ढूंढना चाहते हो, जो कि ज्यादातर हम करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो आपको tan वैल्यूज निकालनी आती है क्या? नहीं। तो इसीलिए आपको हमने स्लोप ढूंढने के लिए दूसरा तरीका सिखाया। दूसरा तरीका ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें करते क्या है कि उस लाइन पर आने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होते हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढ सकते हो। कैसे? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट डू यू मीन बाय y2? सर कोई भी कोऑर्डिनेट का सेकेंड कोऑर्डिनेट, एंड y1 कोई भी कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट, मतलब कोई दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और फिर x2 उसी पॉइंट का लेना है जिसका y2 लिया पहले, तो वही x2 हो जाएगा। इसका y2 मान रहे हो और इसका x2 मान रहे हो तो गलत हो जाएगा, वो स्लोप सही नहीं आएगा फिर, ठीक है।
तो ये y2 तो ये x2, ये y2 तो ये x2, किसी को भी y2 मानो किसी को भी x2, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक सेट एक जगह होना, यानी x1 y1 और x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगा उस लाइन का स्लोप। ग्रेट, एक बार स्लोप मिला फिर क्या आप आराम से लाइन का इक्वेशन बना सकते हो? हाँ, वो कैसे 2 मिनट में बताते हैं, बट कुछ खास बातें याद रखनी है। पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, वेरी गुड, एंड परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप हमेशा रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन होता है। याद रहेगा ये। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा सेम होते हैं एंड परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप हमेशा रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन होते हैं। बेसिकली उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का कितना होना चाहिए? -1/2। एक का स्लोप अगर 3/4 है तो दूसरे का स्लोप कंपलसरी -4/3 होना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात? खूब सारी, करेक्ट। और फिर आपको एक और एक चीज सिखाई थी, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना। देखो इस पे सवाल आना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, क्योंकि इसमें आपको टैन फिर से यूज करना पड़ता है। फिर भी आपको मैंने सिखाया तो जरूर है ये भी, कि अगर आपको दो लाइंस के स्लोप पता है तो उन दोनों लाइंस में बनने वाले इंटरसेक्टिंग एंगल को आप ढूंढ सकते हो। कैसे? तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 को यूज करके, इस आइडेंटिटी को यूज करके आप ये थीटा ढूंढ सकते हो कि tan वैल्यू ऑफ दिस थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको होता पूरा तो ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, ये बहुत जगह पे दिखेगा आपको, पर ट्रिग्नोमेट्री होता तो बोलो भगवान को प्रार्थना करो कि बढ़िया काम किया है, ऐसे ही करते रहो आगे भी, बराबर है, नहीं है तो नहीं है और आगे भी मत रखना, ठीक है? ओके, तो मुझे बताओ अब कि इससे हम पहले सॉल्व करेंगे, m1 माइनस m2 करके 1 अपॉन m1 इंटू m2 करेंगे और फिर उसकी मॉड वैल्यू को tan थीटा से इक्वेट करेंगे। तो जितनी भी tan डिग्री ऑफ पर्टिकुलर एंगल का tan वैल्यू इतना आता है वो हमारा एंगल थीटा बन जाएगा। बट ये आपको आना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको tan वैल्यूज आती नहीं है, इसलिए एक आध दो एग्जाम्पल इस पे थे क्वेश्चन में, आपके एक्सरसाइज में या सॉल्व एग्जाम्पल में, वो हमने कर लिए थे। फिर जैसे हमें स्लोप मिलना शुरू हुआ लाइन का, हमने एक लाइन की इक्वेशन ढूंढना शुरू कर दिया। अब लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको हमने सिखाए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बस यही जान है चैप्टर की, के अलावा तो फिर छोटे छोटे फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखने बाद में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे पहला फॉर्म हमने सीखा था SPF, स्लोप पॉइंट फॉर्म। बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्या होता है इस फॉर्म से? इक्वेशन कैसे बनाते हैं इस फॉर्म से, कौन बता सकता है? सर, जिस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है उस लाइन का स्लोप पता होना और उस लाइन पे आने वाले एक बिंदु के कोऑर्डिनेट्स पता, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना। तो हम वहां यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें x1 y1 की जगह पर आपको डाल देना है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और m की जगह डाल देना है वो लाइन का स्लोप। बाकी x और y जैसे के वैसे रहेंगे, वो इक्वेशन का पार्ट बनेंगे, इक्वेशन की वेरिएबल बनेगी, एंड बन गया आपका पूरा का पूरा इक्वेशन। आई क्या बात समझ में? दूसरा फॉर्म कौन सा सीखा था? 2 पॉइंट फॉर्म। देखो आपके बच्चे आगे जाके ऐसा ना चिल्लाए, इसके लिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा, उनको भी मैं आएंगे। ओके, तो यश का क्या लेना देना? ओके, तो ये बताओ सेकेंड क्या सीखा था हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म। कैसा था 2 पॉइंट फॉर्म बताओ? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज होता है? जब आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो सर 2 पॉइंट फॉर्म, हम दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम पहले स्लोप ढूंढ सकते हैं।
और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म भी तो यूज कर सकते हैं, तो मैंने कब नहीं कहा। तो आप पहले स्लोप ढूंढ लो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके, और फिर कोई भी एक पॉइंट यूज करो और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ लो, चलेगा, ठीक है। पर अगर आप डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो तो भी अच्छा है। तो इसमें आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, और सर ये x1 और y1 की जगह पे कोई भी एक पॉइंट डाल देना है जो आपको अच्छा लगता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करो, जिस पॉइंट पे आप रुके वो पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, एक आपको स्लोप मिलेगा और आपको x1 y1 डाल के सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा, समझा। हाँ, नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट यानी जहां पर हमारी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है, तो जहां पे x एक्सिस को कट करती है उसे कहते हैं x इंटरसेप्ट, और जहां पे y एक्सिस को कट करती है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, बराबर है। हाँ, तो जब आपको y इंटरसेप्ट पता है लाइन का और स्लोप पता है तो आप यूज कर सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसा है ये फॉर्म? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब m यानी स्लोप ऑफ द लाइन और ये c यानी y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो बस y इज इक्वल टू m की वैल्यू डालो, x प्लस c की वैल्यू डालो, तो ये m और c की वैल्यू डाल दी, आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड देन लास्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बताओ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा था? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। सर यहाँ पे a और b क्या है? तो a है a है आपका x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट उस लाइन का, बस। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसमें आप a और b की वैल्यूज डालो, आपको मिल गया क्या? टू इंटरसेप्ट यानी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन, जमेगा? बोलो ना हाँ। फिर हमने एक नॉर्मल फॉर्म सीखा था जो बड़ा ही अब नॉर्मल था, तो इसे आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फाइनली फिर हमने क्या सीखा था? सर एक और एक जनरल फॉर्म, फिर तो हमने इसकी बड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें हमने सॉल्व किए थे। ये जो क्वेश्चन है लास्ट लास्ट के ये आते हैं एग्जाम में, तो ये आप आराम से करके जाना। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये एल्टीट्यूड वाला, उसके बाद में ये आपके साइड्स के इक्वेशन ढूंढने वाला, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और फिर हमने सीखा था जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ये लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन था। जनरल फॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें ये ए बी और सी क्या साइमल्टेनियसली जीरो हो सकते हैं? नहीं। हाँ, इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकते हैं, बट तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, तो स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको जनरल फॉर्म से ढूंढना है तो कैसे मिल सकता है? सर ऑब्वियसली माइनस ए अपॉन बी, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विल गिव यू व्हाट? स्लोप ऑफ द लाइन। फिर अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस सी अपॉन ए, एंड अगर आपको इससे y इंटरसेप्ट चाहिए तो माइनस सी अपॉन बी। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार, आपको भी आ सकता है, 100% लग रहा है मुझे आएगा। क्या पूछ देंगे? आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसका स्लोप बताओ, इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ और इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ। तो स्लोप कैसे आता है? सर ये माइनस ए अपॉन बी, मतलब ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और माइनस का साइन कंपलसरी लेना है। फिर आपको एक्स इंटरसेप्ट अगर पूछा है तो माइनस सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट पूछा है तो माइनस सी अपॉन बी यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये याद रखना है अच्छे से। चलो आगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पे हमने फिर काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। हाँ, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल रहता है, याद रखना है, और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन होता है, याद रखना है। और फिर फाइनली हम आ गए थे कहा? और फिर फाइनली हम आ गए थे कहा?
लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे, जहाँ पे हमने कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला सीखे थे। सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि अगर आपको दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है तो क्या करें, तो उन दोनों लाइंस के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। जो आपको x और y मिलेगा वही आपके उस दोनों पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वो पॉइंट उन दोनों लाइंस पे आ रहा है। तो दोनों लाइंस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ढूंढना है तो वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ढूंढा जा सकता है। तो इन दोनों के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं याद है ना सर, या तो x या तो y के कोऑर्डिनेट सेम करते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, और फिर उनको प्लस या माइनस करते ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो जो सेम कर दिया कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट जिसका सेम कर दिया वो माइनस हो जाएगा, और फिर बाकी का जो दूसरा बचेगा x या y वो मिलेगा, और फिर वो वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के दूसरी वैल्यू मिलेगी। थोड़ा याद है? हाँ। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हो किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। अगर आपको ओरिजिन से किसी एक लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, ओरिजिन से लाइन का सॉरी डिस्टेंस ढूंढना है, तो कैसे मिल सकता है? तो दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से हमने बुलाया है उसको p। तो आपको ये p डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो ये कैसे मिल सकता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता होना बस। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ये कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ओरिजिन से ये लाइन कितनी दूरी पर है पता चल जाएगा। करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो एक तो हो गया हमने ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस। अब किसी एक पॉइंट से अगर आपको लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो वो भी बड़ा आसान है। उसमें सिर्फ क्या करना है अब, तो सर ax1 ये x की जगह पे इसके कोऑर्डिनेट्स और ये y की जगह पे इसका y कोऑर्डिनेट, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। मॉड क्यों ले रहे? क्योंकि डिस्टेंस ढूंढ रहे। तो कल को अगर ये निगेटिव भी आ गया कैलकुलेशन तो भी उसको क्या मान लेना है? पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? फॉर्मूला याद है? पढ़ लो एक बार, नहीं तो याद कर लो, घर पे जाके सिर्फ एग्जाम्पल देख लेना तो याद आ जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर आपको निकालना है तो वो कैसे आ सकता है? सर c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर प्रॉब्लम है कि a कौन सा लेना और b कौन सा लेना, ये वाला कि इसका? बोलो, किसका a और b लेना? उस वाले इक्वेशन का a और b लूं या फिर इस वाले इक्वेशन का a और b? सर वो ए और बी सेम होना, वो दोनों सेम रहेंगे तभी वो लाइंस दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों ए और बी अलग अलग है तो वो लाइंस ही पैरेलल नहीं है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो डिस्टेंस बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा चलते रहेगा, लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो। So C1 upon C2 upon square root of A square plus B square will give you the distance between two parallel lines and that's it. तो लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में इतना ही, इसके अलावा और कुछ हमने पढ़ा नहीं। तो व्हाट यू कैन डू, मैंने आपकी नोटबुक में इतना सिस्टमैटिकली लिखवाया है ये सब, आप एक छोटी रफ बुक लेकर उसमें ये सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लाइन से लिख लो, क्योंकि बीच में एग्जाम्पल भी आए, हमारे एक्सरसाइज भी आए हैं पूरे, तो उससे वो आगे पीछे हो गए। तो आप एक जगह कर लो पूरा, और फिर एग्जाम से पहले बस उतना भी पढ़ के चले जाओ तो भी आपको सब याद आ जाएगा। तो इतना सा करना पड़ेगा आपको। और बोलो, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछो। लोकस एंड स्ट्रेट लाइन में आपको कोई डाउट है तो पूछो। श्योर?
हर चीज में आयता। यस, एनी डाउट्स? ठीक है, तो कल आपकी टेस्ट है लोकस स्ट्रेट लाइन, डिटर्मिनेंट्स एंड लिमिट्स पर। ठीक है, एंड फिर डे आफ्टर टुमारोज, नहीं डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो आपकी टेस्ट रहेगी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अभी कोरिलेशन का एक एग्जांपल सॉल्व कर ले। चलो नोटबुक निकालो फटाफट। कोरिलेशन का ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में। रफ बुक या नोटबुक निकालो, कोरिलेशन का ये वाला एग्जांपल हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं अभी इसी वक्त। एज ऑफ हस्बैंड्स और उनके वाइफ के एज का डेटा है, और कोरिलेशन है क्या इनके बीच में निकालना है। अच्छा प्रैक्टिकली बताओ, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ में कोरिलेशन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव कि नो कोरिलेशन? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ में कैसा कोरिलेशन आना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव की जीरो? आर इनका -1 से 1 के बीच में रहेगा। कितना रहना चाहिए? पॉजिटिव कोरिलेशन आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए कि जीरो? मैं सिर्फ ये समझने के लिए पूछ रहा हूं कि आपको कोरिलेशन का मतलब समझता है कि नहीं। मैं बाकी और कुछ नहीं पूछ रहा। क्या निगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए? नेगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन मतलब ये हो जाएगा 60 साल का बूढ़ा तो 18 साल की वाइफ। और 18 साल का लड़का तो 60 साल की वाइफ। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव कोरिलेशन आना चाहिए प्रैक्टिकली, बिकॉज जितना ज्यादा एज ऑफ हस्बैंड उतना ज्यादा एज ऑफ वाइफ, जितना कम एज ऑफ हस्बैंड उतना कम एज ऑफ वाइफ। ठीक है, बरोबर है। चलो पहले डेटा लिखोगे, एज ऑफ हस्बैंड को हम बुलाएंगे एक्स और एज ऑफ वाइफ को हम बुलाएंगे वाई। बस रे।
चलो, तो मुझे इन दोनों के बीच कोरिलेशन ढूंढना है, एक्स और वाई के बीच। तो ऑब्वियसली मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं, आइदर मैं यूज कर सकता हूँ कोवैरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एस वाई, पर इसके लिए मुझे पहले कोवैरियंस फिर एस एक्स और फिर एस वाई तीनों निकालना है, फिर इस फॉर्मूला में डालना है और डिवीजन करना पड़ेगा। या फिर मैं डायरेक्ट एक ही बड़ा फॉर्मूला यूज करके ये सारा काम एक साथ ही कर सकता हूँ। बोलो फॉर्मूला क्या है? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर सेम फॉर वाई। तो इसके लिए मुझे 6 बातें ढूंढनी पड़ेगी, एन समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई। ये 6 बातें ढूंढ लूंगा तो ये मैं पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर पाऊंगा। ओके, पर एक प्रॉब्लम आ गया अब यहाँ पर। ये 6 बातें मैं ढूंढने जा ही रहा था कि मुझे दिखा कि यहाँ पे एक्स के स्क्वायर करना और फिर उनकी टोटल करना, एक्स इंटू वाई करना काफी लेंदी काम हो जाएगा क्योंकि नंबर्स बड़े हैं थोड़े। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट मैं चेंज ऑफ ओरिजिन से ही काम चला लेता हूँ। और बताओ, चेंज ऑफ ओरिजिन करके जो नंबर्स आएंगे वो छोटे तो हो जाएंगे, पर उससे क्या मेरा आर जो निकलेगा उन नए नंबर से वो अलग रहेगा, इनसे कुछ अलग नहीं रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, ओके। तो मैं करने जा रहा हूँ चेंज ऑफ ओरिजिन, एक्स को मैं बना दे रहा हूँ यू, और बताओ आप ही कि x में से क्या माइनस करे, 30 माइनस कर दे। ओके, और y को मैं बनाने जा रहा हूँ v, तो बताओ y में से क्या माइनस कर दे, 25 या 26 माइनस कर दे, 25 माइनस कर देते। चलो 25 आपने कहा तो 25। बताओ फिर अब 23 माइनस 30 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 3 5 6 एंड 9। ये तो आ गए आपके नए u। अब v निकाल लेंगे, -7 -3 -2 -1 0 एंड देन 1 3 5 6 एंड 9। ये आ गए आपके सारे v। और अब इस u और v को यूज करके हम वो 6 बातें ढूंढेंगे और हमारा काम फॉर्मूला में आर यू वी निकालना होगा, एंड देन आर यू वी ही आर एक्स वाई बन जाएगा, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो u इंटू वी पहले निकाल लूंगा, फिर u स्क्वायर लगेगा, फिर v स्क्वायर लगेगा, फिर ये समेशन u लगेगा और ये समेशन v लगेगा, और मेरा काम हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ समेशन u पहले, तो 7 3 10 और 3 13 9 6 15 और 5 20 और 3 23। तो समेशन u आ गया 11। अब समेशन v, क्या वो भी 11 आ रहा है? एग्जैक्टली सेम ही नंबर्स आ गए लकीली। अब u इंटू वी बताओ, तो ये सबके स्क्वायर ही हो जाएंगे सीधा। तो क्या बच्चों u और v क्योंकि सेम आ गए हैं, तो u इंटू वी, यू स्क्वायर और v स्क्वायर तीनों सेम आ जाएंगे। हाँ, तो बस फिर ये सारा डेटा आ गया, नीचे लिखो
n इज इक्वल टू, बताओ n कितना है? और बस अब फॉर्मूला डालो, देयर फोर आर यू वी इज इक्वल टू, चलो डालो इसमें डेटा और सॉल्व करो। ऐसा मतलब इसका आपका आंसर 1 आया। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जितनी उम्र का हस्बैंड उतनी उम्र की वाइफ, ऐसा होता है? कोरिलेशन 1 का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन 1 का मतलब है कि जब एक हस्बैंड से दूसरे हस्बैंड की एज जितने से बढ़ रही, उतने से ही वाइफ की भी एज बढ़ रही है। जरूरी नहीं है हस्बैंड और वाइफ की एज सेम होना, एज का बढ़ना या कम होना सेम आ रहा है। समझे बात को? हाँ चलो ठीक है। तो कोरिलेशन याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कुछ नहीं बच्चों, ये फॉर्मूला बीस थे, बस आपको फॉर्मूला याद आनी चाहिए और आपको ये याद आना चाहिए कि क्या माइनस करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन वगैरह कैसे यूज करते। दैट्स इट, कुछ है नहीं इसमें, एक ही तो एक्सरसाइज है। तो कल आई थिंक इसी चैप्टर पर हमारी टेस्ट है। नहीं, इस पर नहीं है। कल हमने लोकस, स्ट्रेट लाइन एंड डिटर्मिनेंट्स बोला है। परसों छोड़कर फिर अगले दिन इस पर है। ठीक है, तो आज यहाँ हम रुकेंगे। कल हम आते से ही पहले टेस्ट लेंगे इन तीनों पर, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा छोटा सा, इजी इजी क्वेश्चन ही दूंगा मैं आपको सारे, और फिर बाकी का 1 घंटा हम रिवीजन करेंगे ऑफ अकाउंट्स। बाय टेक केयर।